जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क में। दोस्तों, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम आपकी समस्याओं को सुलझाते रहें और आपको नए नए वीडियो देते रहें। इसी क्रम में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के कृषि विज्ञान का वीडियो। इस वीडियो में हम कृषि विज्ञान के अंतर्गत बाढ़ चैप्टर, जिसमें दैवी आपदा है, दैवी आपदा के अंतर्गत बाढ़ का हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से बाढ़ आता है, कारण क्या है, उपचार क्या है, निदान क्या है। इन सभी विषयों पर, इन सभी टॉपिकों पर जो है आज विशिष्ट चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो और हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और हाँ, आपको इन सभी विषयों के पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि उन सभी को बताने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाने का काम किया है और आप लिखने का जो काम है वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसे आप प्रिंट आउट करा सकते हैं या फिर लिख सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। वो पीडीएफ आपको हमारे लिंक में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है हमारा जो है आपके कृषि विज्ञान में दैवीय आपदाएं में। दैवीय आपदाएं में कई पार्ट आपको दिया है, जिसमें कि हमें बाढ़ को आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग सामान्य सी भाषा में जानते होंगे कि बाढ़ क्या होता है। जब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है या कोई स्थान जलमग्न हो जाता है और कई दिनों तक लगातार पानी बना रहता है उस स्थान पे, तो उसी को हम बाढ़ कहते हैं। और इसे अगर कृषि विज्ञान के शब्दों में कहें तो उसका हम नोट्स आपको दे देंगे। तो आप बस समझने का प्रयास करिए कि जब किसी स्थान पे कई दिनों तक जो है जल भरा हो, उसे हम क्या कहेंगे? बाढ़ कहेंगे। और जब यही बाढ़ जो है, जब किसी तटबंधों के टूटने से, नदियों में अधिक जल होने से या बादल फटने से, झील टूटने से या इत्यादि कारणों से आता है, तो उसे हम त्वरित बाढ़ कहते हैं या फ्लैश फ्लड कह सकते हैं। याद रखिएगा, जब किसी भी बांध के टूटने से, झील के टूटने से, बादल फटने से या फिर अधिक नदियों के दबाव से जो बाढ़ आता है, उसे हम त्वरित बाढ़ कहते हैं या फ्लैश फ्लड कहते हैं। और इन नदियों में अगर बात करें तो कई सारी नदियां हैं जिनमें सदैव बाढ़ आती रहती हैं, जो बाढ़ के लिए अधिक जो है हानिकारक है। बाढ़ के लिए उन नदियों का नाम सबसे अधिक लिया जाता है, क्योंकि बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है, आप समझ रहे हैं। तो इन नदियों का भी कहीं ना कहीं हाथ है। इसीलिए कुछ नदियों का हम नाम बता रहे हैं आपको, जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है। जैसे अगर हम बात करें हुआंगो नदी की, तो हुआंगो नदी में जब बाढ़ आता है तो वह कई जगहों को ले डूबता है। इस कारण इस हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगर आपको पूछ दे कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप कहेंगे हुआंगो नदी को। इसी तरह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी जो है बंगाल के एरिया को जो है ले डूबती है। शोक का मतलब वो होता है जिससे ज़्यादा नुकसान हो, दुख हो। शोक आप समझ रहे हैं, जिसमें दुख होता है। तो चूँकि बाढ़ आने से भी दुख होता है, तो दामोदर नदी बहुत ज़्यादा बंगाल में नुकसान करती है। और उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम का शोक कहा जाता है। असम के एरिया को हर समय जो है ब्रह्मपुत्र नदी से आता है। तीन चीज़ें आप याद रखिएगा, चीन का शोक जो है हुआंगो नदी, दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक, और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अब जानते हैं कि जब बाढ़ आते हैं तो भाई भारत का कितना क्षेत्र जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त होता है, ये भी हमारे लिए जो है मायने रखता है। तो भारत का लगभग जो है 242 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है बाढ़ से हर वर्ष जो है क्षतिग्रस्त माना जाता है। इसमें भारत का लगभग 60% भाग जो है बाढ़ अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से आता है। याद रखिएगा कि भारत में अधिकतर जो बाढ़ आती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से आती है। चलिए अब उसमें आपको अगला टॉपिक आएगा कि बाढ़ आने के कारण क्या है। आखिर किस कारण भाई बाढ़ आती है। हम सभी लोग जानते हैं कि नहीं,
आपको पेपर में इम्पोर्टेंट होगा कारण, उससे होने वाली हानि तथा रोकने के उपाय। ये 3 चीज़ें आपको एक तो पूरा दे सकता है दीर्घ उत्तरी में, जिसमें आपको सब लिखना होगा। एक आ सकता है लघु उत्तरी में कि बाढ़ आने के कारण लिखिए, या बाढ़ से होने वाली हानि को लिखिए, या कह सकता है कि बाढ़ को रोकने का जो उपाय है उसे बताइए। तो बारी बारी से हम पहला देखते हैं, बाढ़ आने का जो कारण है उसे। तो सामान्यतः जो है बाढ़ आने का कारण जो है अत्यधिक वर्षा। जब अधिक वर्षा हो जाएगी तो ये बाढ़ आने का जो है सबसे बड़ा कारण है। जब अधिक वर्षा होगी भाई तो हर तरफ जल जमाव होगा, जल भरेगा। और मानसून भी जो है ग्रीष्मकालीन मानसून में जो वर्षा होती है तो भूमि भी जो है गीली होती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा पानी सोख नहीं सकती। इस वजह से बहुत अधिक जो है जब बारिश होती है और कई दिनों तक बारिश होती है तो वो बाढ़ का कारण बनती है। दूसरा कारण अगर हम देखें तो पर्यावरण के साथ अनावश्यक छेड़छाड़। जैसे हम आज के समय में मिसाइलें बन रही हैं, अत्यधिक जो है हम भूमि को काट रहे हैं, जल जो है नुकसान कर रहे हैं, पौधों को काट रहे हैं। तो इस तरह से जब प्रकृति के साथ मानव छेड़छाड़ करता है, प्रकृति के साथ खेलता है, तो प्रकृति भी हमारे साथ खेलती है जो है। जब पेड़ नहीं रहेगा तो वर्षा अधिक से अधिक होगा ही, और वर्षा जब अधिक होगा तो पेड़ की भूमि जो है जमाव को जो रोकती है वो नहीं रोक पाएगी, और जल अत्यधिक तेज़ी से बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा, इन सब का PDF हम टेलीग्राम पे देंगे। तो अगर आपको ये विस्तृत टॉपिक नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके लिख सकते हैं। यहाँ हम केवल आपको समझा सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, जब पर्वतीय क्षेत्रों में जो है भूमि धीरे धीरे घसकने लगती है। घसकने का मतलब है कि अंदर से मार्ग जो है खोखला हो जाता है मिट्टी, और भूमि जो है धंस जाती है। उसी को हम कहते हैं भूस्खलन। इस कारण भी जो है कि पानी का जो है प्रभाव नहीं रुक पाता है। जहाँ कहीं मेड़बंदी वगैरह होती है या नई सड़कें वगैरह होती है, इसमें जो है कि पानी नहीं रुक पाता और बाढ़ आ जाता है। भूस्खलन में एक बात याद रखिएगा कि उत्तराखंड में 1978 में गंगा घाटी के डबरानी नामक स्थान पर भूस्खलन हुआ था, जिससे कि नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि किस जो है किस शहर में या किस स्टेट में जो है कि भूस्खलन के कारण जो है बाढ़ आई थी। तो उत्तराखंड में आई थी। कब आई थी? 1978 में आई थी, गंगा घाटी रुकने के कारण। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि बांध और तटबंध टूटने के कारण। जाहिर सी बात है, जब बांध में इतना जल होता है या तटबंध या जलाशयों में इतना जल होता है कि अगर एक बार वो टूटे तो कई नगरों को, कई क्षेत्रों को तबाह कर दे। तो वो टूटने के कारण भी जो है आपको क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकता है। पांचवा जो है नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब गांव की आबादी शहरों की तरफ जो है होती है, शहर बनने लगते हैं। जैसे गांव में विकास नहीं है, गांव में पेड़ पौधे हैं, तो उसे काट कर लोग शहर, अधिक जनसंख्या बनने लगती है। सामान्य सी भाषा में समझिए कि जब कम जनसंख्या, अधिक जनसंख्या शहरों की तरह होने लगती है तो उसे हम कहते हैं नगरीकरण। व्यवस्थाएं भी जो है शहर की होने लगती हैं, जैसे सड़कें हो गई। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है कभी कभी जब अधिक वर्षा होता है तो जल कहीं जा नहीं पाता, भूमि है नहीं कि सोखेगा, पक्की सड़कें तो सोख नहीं सकती। तो इस तरह जो है नगरीकरण से भी हमें बाढ़ का जो है समस्या देखने को मिलता है। तो हमने 5 टॉपिक बताए आपको कि अत्यधिक वर्षा के कारण, पर्यावरण के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ के कारण, भूस्खलन के कारण, बांध एवं तटबंध के कारण और नगरीकरण के कारण। इन सब टॉपिक को आप लिख कर इसके अंदर ये सब लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक की बात करते हैं। तो बाढ़ से क्या क्या हानि हो सकती है। भाई बहुत सारी हानियां हैं, जिसमें कि हम आपको 5-6 हानि बता देते हैं। एक तो हानि हो जाएगा कि बाढ़ आने के कारण जो है कृषि का भी नाश हो जाएगा भाई। खेतों में जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। दूसरा हमारा हानि हो सकता है कि मृदा अपरदन तीव्र गति से होगा। क्या होता है मृदा अपरदन? जब मिट्टी का जो है कटाव होने लगता है,
जो है बहुत ज़्यादा पानी रहने से अंदर से घुल जाएगी मिट्टियाँ, और जो है वो भूमि की उर्वरता शक्ति को कम करती हैं। और कई कई जगहों पर तो जमकर जो है नई परत बना लेती हैं। इसके आगे जो है पशु पक्षियों की जो है मृत्यु हो जाती है, अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पानी बहुत अधिक रहेगा तो भाई मच्छर वगैरह अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। बाढ़ के कारण जो है निवासियों में जो है बीमारी फैल जाएगी। बाढ़ से जो है रेल, पुल, सड़क इत्यादि जो है ध्वस्त हो जाएंगे, उनकी भी हानि होगी भाई, बिजली की हानि होगी। और इसका जो है सबसे बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण पे पड़ता है। तो इस तरह कुछ हानि है। उसके आगे हम बात करेंगे कि किस तरह इसके उपाय करेंगे निवारण के लिए। बाढ़ के उपाय को हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो बाढ़ आने से पहले, और दूसरा आता है बाढ़ जब आ जाए तब क्या करेंगे, तीसरा बाढ़ चली जाए तो क्या करेंगे। तो पहला देखते हैं, जब बाढ़ जो है आपदा से पूर्व जो प्रबंधन है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े नदियों का है उनका निर्माण कर दिया जाए ताकि पानी उसमें रह जाए। दूसरी बात जो है जब नदियों और बांधों का जो है पुल जो है टूट चुका है उसका मरम्मत कर दिया जाए। और संभावित क्षेत्र जो है जहाँ पे संभव है कि बाढ़ आ सकती है वहाँ छोटे छोटे कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कर दिया जाए कि पानी को रोका जा सके। तो इस तरह हम बाढ़ को रोक सकते हैं, बाढ़ से बच सकते हैं आपदा आने से पूर्व। दूसरा काम है, अगर बाढ़ आ जाए तो उसके बाद क्या करें। तो बाढ़ आने के दौरान हम कह सकते हैं कि जल के बहाव को हम थैला रख सकते हैं, जिससे जल का बहाव कम हो सकता है। या फिर कच्चा घर अगर है तो आप उसे छोड़ देंगे, इसमें ही भलाई है, क्योंकि वो कभी भी गिर सकता है। और पेड़ों इत्यादि पर जो है नहीं चढ़ना चाहिए, इन सब से जो है बचना चाहिए। तीसरा जो उपाय है वो बाढ़ जाने के पश्चात क्या करना चाहिए। तो जो है जितना अगर आपका रसद है, जो सामान है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। उसके बाद जो भी नुकसान हुआ है धीरे धीरे उसको जो है कम करना चाहिए। और जो है स्वास्थ्य में अगर गिरावट आई है तो इलाज करना चाहिए। कीटनाशक और कई दवाइयों का उपयोग करके जो है छिड़काव करना चाहिए ताकि मच्छर वगैरह जो रोग है वो ख़त्म। तो इस तरह हम बाढ़ से जो है बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस चैप्टर में जाना कि किस तरह बाढ़ क्या होता है, बाढ़ का जो है बचाव क्या है, कारण क्या है, हानि क्या है। तो इसी तरह के अनेक वीडियो देखने के लिए